ये एक ऐसे राजनेता की कहानी है जो अपनी वाकपटुता से अपने विपक्षियों का भी दिल जीत लेते। ये एक 33 साल के युवा की सांसद से लेकर सत्ता के शीर्ष पर जाने की कहानी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी है। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है आपका दी अनटोल्ड की खास श्रृंखला भारत के महान नेता में। दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। संस्कृत में एक श्लोक है, नयति इति नेता, यानी जो आगे ले जाता है उसे नेता कहते हैं। भारत में राजनेता तो खूब हुए, मगर कुछ ही लोग ऐसे हुए जो असल मायने में नेता बने। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी। उन्होंने 1996, 1998, 1999 में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली दिल्ली के राजभवन में। मगर उनका ये सफ़र दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर ग्वालियर, जो तब की रियासत हुआ करती थी और आज का मध्य प्रदेश का ज़िला है। कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा वाजपेयी के घर 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ एक लड़के का। लड़का शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़ा। इसके बाद उसने विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लिया और डिग्री कंप्लीट की। डिग्री के दौरान ही लड़के ने कविताएं लिखी, खूब डिबेट्स जीती और कई भाषण किए। बोलने की, समझने की, सोचने की इसी कला ने उस साधारण लड़के को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया। वाजपेयी इसके बाद कानपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने अपने रिटायर्ड पिता के साथ वकालत में दाखिला लिया। मगर पत्रकारिता के चलते उन्हें वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर आया 1948 का दौर। संघ का सफ़र उनके जीवन में विधिवत शुरू हुआ। अटल जी संघ के पहले AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के भी मेंबर थे, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का छात्र संघ था। अटल बिहारी वाजपेयी संघ में काम करते रहे। गुरु गोलवलकर, जो तब के सर संघ चालक थे, उनकी नज़र अटल जी पर पड़ी। उन्होंने अटल जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनका सहयोगी बनाया। मगर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद अटल जी ने खुले तौर पर जनसंघ में काम करना शुरू कर दिया। नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित जब UN पहुंची तो उन्होंने अपनी लखनऊ की सीट, लोकसभा सीट खाली कर दी और यहीं पर उपचुनाव हुए। अटल जी ने पर्चा भरा, मगर 28% वोट के साथ अटल जी तीसरे नंबर पर रहे। जी हाँ, अटल जी के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत एक हार से हुई। फिर आया 1997 का लोकसभा चुनाव। दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के महासचिव थे, उन्हें लगा कि इस लड़के को यानी अटल जी को अगर संघ में, संसद में पहुंचा दिया तो पार्टी की नीतियों का खूब प्रचार और प्रसार होगा। इसलिए उन्होंने इस 33 साल के युवा को 3 सीटों से चुनाव लड़वाया। मथुरा, जहां पर उनकी ज़मानत जब्त हो गई, लखनऊ, जहां पर अटल जी दूसरे नंबर पर रहे, और बलरामपुर, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी हैदर अली को पटकनी दी और पहली बार संसद में पहुंचे। संसद में जाते ही उन्होंने अपने भाषणों का जलवा बिखेरा और वहां पर भी मशहूर हो गए। लोग कहते, हिंदी में अगर कोई भाषण करता है तो इस नौजवान को सुनिए, आप बड़े बड़े नेताओं का भाषण भूल जाएंगे। और इसी दौरान पंडित नेहरू की नज़र अटल जी पर पड़ी। पंडित नेहरू कहते कि ही हैज़ ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। लोगों ने इसका मतलब निकाला कि पंडित नेहरू कह रहे हैं कि अटल जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी दौरान अटल जी जनसंघ के नेता बने। नेहरू को लगा कि अगर ये युवा आगे बढ़ गया तो कांग्रेस को कई दिक्कतें होगी। इसीलिए जब 62 के लोकसभा चुनाव हुए तब नेहरू ने, कांग्रेस ने अटल जी के खिलाफ बलरामपुर में खूब जोर लगाया और करीबी मुकाबले में अटल जी लोकसभा सीट बलरामपुर से हार गए। मगर ये हार उनके जीवन के राजनीतिक सफ़र का मध्यांतर नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक सफ़र की दूसरी पारी यहीं से शुरू होती है। अटल जी को राज्यसभा के रास्ते सांसद भेजा गया।
अब अटल बिहारी वाजपेयी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। उनके राजनीतिक गुरु दीनदयाल उपाध्याय अब जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, मगर 43 दिनों के बाद ही मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या हो गई और पार्टी में नए सिरे से अध्यक्ष पद के लिए घमासान शुरू हो गया। कई दावेदार थे, मगर ताजपोशी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी ने इसके बाद अपने प्रतिद्वंदियों को अपने संगठन में किनारे करना शुरू कर दिया। इनमें नानाजी देशमुख और बलराज मधोक जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। अटल जी इसी दौरान अपने शीर्ष पर पहुंचते हैं। 1967-1971 का इलेक्शन भारी वोटों से जीतते हैं और लोकसभा में जाते हैं। फिर इमरजेंसी में जेल जाते हैं। बेंगलुरु में गिरफ्तारी होती है। कई दिनों तक नज़रबंद रहने के बाद जब 77 में इमरजेंसी खत्म होती है, अटल जी बाहर आते हैं। रैली होती है। इसी रैली की काट के लिए इंदिरा सरकार तब की मशहूर फिल्म बॉबी को दूरदर्शन पर दिखाने का फैसला लेती है, मगर उस दिन रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। बारिश हो रही थी। एक के बाद एक राजनेता भाषण दे रहे थे, मगर जनता को इंतज़ार था अटल बिहारी वाजपेयी का। वाजपेयी भाषण देने आगे आए, आंखें बंद कर 4 लाइनें कही। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। खुली हवा में ज़रा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी भला कौन जाने। इतना कहते ही जनता अवाक रह गई। जनता तालियां बजाने लगी, जनता नारे लगाने लगी, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, अटल बिहारी जिंदाबाद। ये था अटल जी के भाषणों का जलवा। जलवा कायम रहता है। जनता पार्टी 77 में इलेक्शन जीतती है, सरकार बनाती है और अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं विदेश मंत्री। मगर आरएसएस के सदस्यता छोड़ने के विवाद पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने तब ये मशहूर नारा दिया, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।